मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में प्रश्नावली 11.3 के प्रश्नों को हल करवाएंगे। और पिछली क्लास में प्रश्नावली 11.3 का बेसिक कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना है। और इस क्लास में प्रश्नावली 11.3 के प्रश्नों को हल करवाएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़ाते हैं 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा। उड़ाते हैं 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा। तो प्रश्न एक देख लो, यहां पर बताया गया है निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक में समतल के अविलंब की दिक्, कोसाइन और मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न एक में हमसे क्या मांगा गया है? दिक्, कोसाइन और मूल बिंदु से दूरी मांगी गई है। तो यहां पे लिख लो प्रश्न एक का हल। अब यहां पे देख लो कितने पार्ट दिए गए हैं, ए बी सी डी, 4 पार्ट दिए गए हैं। अलग अलग पार्ट आपको हल करना है। तो यहां पे लिख लो ए पार्ट। अब आपको यह भी देख लेना है प्रश्न में जो समतल के समीकरण दिए गए हैं सदिश रूप में दिए गए हैं कि कार्तीय रूप में। अगर हम ए पार्ट देखते हैं, बी पार्ट देखते हैं, सी पार्ट देखते हैं और डी पार्ट देखते हैं, जो समतल के समीकरण दिए गए हैं प्रश्न में वो कार्तीय रूप में दिए गए हैं। तो आपको लिख लेना है यहां पर सबसे पहले दिया गया समतल का कार्तीय रूप में समीकरण। तो यहां पे लिख लो कितना दिया गया है, जेड बराबर 2 दिया गया है। अब मेरे प्यारे बच्चों हमको दिक्, कोसाइन ज्ञात करना है और मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। पहले दिक्, कोसाइन की बात करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों आपने पाठ 10 कंप्लीट किया है तो आपने दिक्, कोसाइन ज्ञात की थी प्रश्न में या फिर उदाहरण में। बोलते हैं यल, यम और यन को अगर यल का मान और यम का मान और यन का मान निकाल देते हो तो बोलेंगे दिक्, कोसाइन। अगर हम आपसे बात करें कि जब पिछली क्लास में प्रश्नावली 11.3 का जब बेसिक पढ़ाया तो हमने आपको बताया कि कार्तीय रूप में समतल का समीकरण क्या होता है। तो आपने बताया ax प्लस का vy प्लस का cz प्लस का d बराबर 0, यही होता है। अब यहां पर देख लो कितने पद हैं, 1 2 3 4 पद हैं। अब जो प्रश्न में दिया गया है समतल का समीकरण, कितने पद देख रहे हैं? 2 पद देख रहे हैं। तो आपको यहां पर जितने पद दिख रहे हैं उतने ही पद आपको बनाना है। जैसे यहां पर x का पद नहीं है तो आपने लिख लिया 0x, y का पद नहीं है आपने लिख लिया 0y, z का पद है। अब बराबर 2 दिया गया है, पक्षांतर करेंगे इस तरफ लाएंगे। आपको ऐसा लिखना है ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 के रूप में। यल, यम, यन के मान तभी ज्ञात कर सकते हो जब आपको दिक् अनुपात पता हो, a का मान, v का मान और c का मान। दिक् अनुपात अगर आपको पता है तभी आप यल और यम और यन ज्ञात कर सकते हो। क्योंकि यल जो फार्मूला होता है a/a² प्लस b² प्लस c², यही होता है। यम के लिए फार्मूला होता है b/रूट में, यही लिखना पड़ता है। यन के लिए c/रूट में आपको यही लिखना पड़ता है। तो ये सब आपने सीखा पार्ट 10 में, लेकिन इस क्लास में आपको हम प्रश्न हल करवा रहे हैं पार्ट 11 के। ये कंप्लीट कर लेना है पार्ट 10। जिस बच्चे ने पार्ट 10 कंप्लीट नहीं किया है उसको प्रश्नावली 11.3 के प्रश्न समझ में नहीं आएंगे। एक्सपीरियंस है इसलिए बोलते हैं। वो 50 रुपए के टीचर नहीं है जो आपको ढिंका चिका करवाएं। ढिंका चिका नहीं करवाएंगे, आपको समझाएंगे, उसके बाद इसको लगाएंगे।
चलो इसको हम रफ कर देते हैं। आपको ए बी सी के मान चाहिए, ये समतल है ना, इससे तुलना कर लो। ठीक है, ए बी सी के मान निकाल के फार्मूला लगा के यल एम एन के मान निकाल लो। बोलेंगे फिर हम दिक कोसाइन, इतना तो काम करना ही पड़ेगा आपको। चलो भाई मार्कर ले लेते हैं, उड़ाते हैं 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा। यहां पे लिखना पड़ेगा आपको तुलना ए एक्स प्लस का वी वाई प्लस का सी जेड प्लस डी बराबर 0 से करने पर। जैसा आपको लिखवा रहे हैं ऐसे ही लिखना है, और पेपर में भी ऐसे ही लिखना जाके, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो ए बराबर पहले पद से 0 मिलेगा, बी बराबर दूसरे पद से 0 मिलेगा, सी का मान तीसरे पद से 1 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है तो 1 होता है गणित में। अब डी के मान की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत पड़ती तब हम डी बराबर -2 लिख देते हैं। तो भैया मेरे ए बी सी के मान पता चल गए। क्या बोलेंगे? दिक अनुपात बोलेंगे। ठीक है, तो ए बी सी बराबर लिख लो 0 1 1, इतना लिख लिया। ए का मान 0 है, बी का मान यहां पे आपको 0 लिखना है, सी का मान 1 है। अब आपको क्या करना है? दिक कोसाइन ज्ञात करना है। तो फार्मूला आपको आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यल बराबर ए अपान रूट में ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए का मान यहां से उठा लो 0 अपान, ए का मान 0 है, बी का मान 0 है, सी का मान 0, रूट में आपको रख लेना है। तो मेरे प्यारे बच्चों 0 का स्क्वायर 0 मिलेगा, बी का मान यहां से रखो 0 है, 0 का स्क्वायर 0, फिर प्लस, अब सी का मान कितना है? 1 है, 1 का स्क्वायर 1। हल करेंगे 0 के बटे रूट में कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। तो आपको पता है रूट 1 का मान 1 होता है, तो आंसर शीट हमको क्या मिल गई? 0 मिल गई। यल का मान हमको 0 मिल गया। अब एन का मान यहाँ पे निकाल देते हैं, फार्मूला तो पता है ना। यल जब फार्मूला लगाओगे तो आपको ए के बटे लिखना है, और एन के लिए बीच वाला है ना बी के बटे लिखना है। ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ठीक है ना। बी का मान देख लो 0 है। आपको पता है कि जो यल के अपान में आया है आंसर शीट में, बनाया नीचे, तो वही यहाँ पे आपको लिख देना है, आता उतना ही है। तो एक को आपको हल करना है, यम और एन के लिए हल नहीं करना है, आता वही नीचे वही रख लो। तो आंसर शीट क्या मिल गई हमको? 0 मिल गए। अब आपको एन का और मान निकालना है, इसको हम रफ कर देते हैं। इतना आपको नोट कर लेना है, और साइड से भी हो जाते हैं बच्चे की कमेंट आती है कि सर आप साइड हो जाया करो, तो हम स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें। हमने आपको बताया स्क्रीनशॉट लेने से क्या होता है? बुद्धि इंक्रीज नहीं होती है, क्षमता नहीं बढ़ती है बुद्धि की। बुद्धि की तभी क्षमता बढ़ती है जब आप कॉपी और पेन से कॉपी पे लिखना है, तब बुद्धि इंक्रीज होती है। स्क्रीनशॉट से कभी भी बुद्धि इंक्रीज नहीं होती है, और सिलेबस भी नहीं तैयार होता है। इतना एक्सपीरियंस है, इसलिए बोल रहे हैं। आपको गणित में 100 में से 100 चाहिए हैं, तो जैसा बता दें वैसा काम करो। कभी भी स्क्रीनशॉट ना लिया करो, लिया करो तो कॉपी पे नोट कर लिया करो। इतना काम क्या करो, बुद्धि इंक्रीज हो जाएगी, बुद्धि की क्षमता बढ़ जाएगी, सिलेबस तैयार होने लगेगा, और आप प्रश्नों को लगाने लगोगे, और पेपर का भी गर्दा उड़ा सकते हो। चलो भाई वापस आ जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यल और यम का मान ज्ञात हो गया, एन का मान और निकाल लो। तो फार्मूला लगाते हैं, सी अपान रूट में ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। सी का मान 1 है, अपान में क्या आता है? रूट में वही मिलेगा आपको जो यल में मिला है, तो डायरेक्ट लिख लो 1, तो हमको मिल गया 1। दिक कोसाइन ज्ञात हो चुकी हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है?
मूल बिंदु से दूरी और ज्ञात करनी है। फिर आपको लिखना पड़ेगा समतल का समीकरण, तो वही लिख लो जो आपने दिक् कोसाइन में लिखा था स्टार्टिंग में। तो यहां पे लिखना पड़ेगा दिया गया समतल का कार्तीय रूप में समीकरण। फिर लिखो दोबारा z बराबर 2, 0x प्लस का 0y प्लस का z माइनस का 2 बराबर 0। अब इसको हम रफ कर देते हैं, इतना तो आप नोट करना ही करना है। अब देखो मूल बिंदु से बताइए, तो मेरे प्यारे बच्चों देख लो, ये हम समतल यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे हमने मूल बिंदु ले लिया। यही बोला है मूल बिंदु से, देख लो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। तो मूल बिंदु से और इस समतल के बीच दूरी, ठीक है। चलो मेरे प्यारे बच्चों अब समतल का समीकरण बता दो, जो दिया गया है वो इसको यहां पे लिखना है। 0x प्लस का 0y प्लस का z प्लस का 2 बराबर 0। अब फार्मूला कौन सा लगाना है हम आपको नंबर भी बता देते हैं, फार्मूले जरूर रट लेना है जो हमने बेसिक में लिखवाए हैं। प्रश्नावली 11-3 की बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। 12वां फार्मूला है 12 नंबर का, लिखवाया था बिंदु x1, y1, z1 से किसी समतल की दूरी ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला लिखाया था, उसी का यूज होगा इसमें, ठीक है। 12 नंबर का फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। इसको हम रफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों d बराबर आपको निकालना है, मापांक में निकालना है। आपको 0 रखना है x के स्थान पे, फिर प्लस, अब 0 रखना है बीच वाला y के स्थान पे, क्योंकि x y z इनको बोलते हैं। तो x y z के मान आपको रखना है और अपान में कितना लिखना है हम आपको बता देंगे। रख लो z के स्थान पे 0 और माइनस का कितना है 2 है। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा माइनस का 2 होगा। अपान में यहां पर जो दिक् अनुपात देख रहे हैं, ठीक है, जैसे यहां पे लिख भी देते हैं दिक् अनुपात AVC बोलते हैं। यहां पे देखो 0, यहां पे 0, यहां पे 1, ठीक है। यही आपको रूट में रखना है, लेकिन स्क्वायर करके। 0 का स्क्वायर 0 प्लस, फिर बीच वाला 0 है, 0 का स्क्वायर 0, फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये चित्र जरूर आपको बना लेना है। तो d बराबर कितना मिलेगा, पहला पद 0 मिलेगा, दूसरा पद 0 मिलेगा, तीसरा पद 0 माइनस का 2 बटे रूट में कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। d बराबर हल करेंगे -2 बटे 1, रूट 1 का मान 1 आपको रख देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों बाहर निकालेंगे 2 निकलेगा और यहाँ पे क्या लिख देना इकाई, मात्रक जरूर लिखना है, दूरी का मात्रक जरूर लिखना है। तो मूल बिंदु से दूरी भी ज्ञात हो गई। जितना काम ए वाले पार्ट में किया है उतना ही काम आप बी वाले पार्ट में करोगे, सी वाले पार्ट में करोगे और डी वाले पार्ट में करोगे। चलो इसको हम रफ कर देते हैं, समझ में आ गया। अब थोड़ा सा स्पीड ले लेते हैं, लिख लो बी वाले पार्ट में जो समतल का समीकरण है, तो लिख लो पहले दिया गया समतल का कार्तीय रूप में समीकरण x प्लस का y प्लस का z बराबर 1, 1 को इस तरफ लाएंगे, बराबर 0 कर लो। बराबर 0 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 जब इसकी तुलना करेंगे तो बराबर 0 करके ही आपको तुलना करनी पड़ती है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे बराबर 0
करके ही तुलना करेंगे, और होती भी है तुलना, क्योंकि आपने क्लास 10th में सीखा था तुलना कैसे की जाती है, बराबर जीरो करके ही। चलो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे तुलना करेंगे। तुलना यहाँ पर देख लो क्या है, ax प्लस का vy प्लस का cz प्लस का d बराबर 0 से करने पर इतना आपको लिख लेना है। पहले पद से a का मान 1 मिलेगा, दूसरे पद से b का मान 1 मिलेगा, तीसरे पद से c का मान 1 मिलेगा। d के मान की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आपको लिख लेना है दिक् अनुपात बोलेंगे, एबीसी को क्या बोलेंगे, दिक् अनुपात। तो a, v, c बराबर 111। दिक् अनुपात पता से चल गए। दिक् कोसाइन निकालने से आपको कोई रोक नहीं सकता। यल बराबर जो फार्मूला होता है a अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर बराबर a का मान 1 मिला। अब रूट में लिखना है, a का मान रखो तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस, b का मान रखो तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस, c का मान रखो 1 का स्क्वायर 1 प्लस, ठीक है। तो हल किया 1/√3 मिला। एम का मान निकाल लो, फार्मूला पहले लगा लो, v अपॉन होता है a स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर बराबर b का मान 1 है, ठीक है। और रूट में कितना, यल का जब मान निकाला अपान में रूट में क्या है, √3 है, तो उतना ही निकलेगा, ठीक है। डायरेक्ट रख लो 1/√3। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर n देख लो, n बराबर लिख लेना c अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर बराबर c का मान 1 है, और रूट में वही आपको लिख लेना है जो यल की आंसर शीट में आया है। इनको क्या बोलेंगे, दिक् कोसाइन बोलेंगे। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। इसको हम रफ कर देते हैं, इसको नोट कर लो, ठीक है। हटा दें इसे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फिर आपको लिखना है दिया गया समतल का कार्तीय रूप में समीकरण। अब दूरी ज्ञात करेंगे। अब आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। मूल बिंदु से हमें दूरी निकालना है। मूल बिंदु क्या बोलते हैं, 0,0,0। ये समतल आपको दिख रहा है, लिख लो x प्लस का y प्लस का z माइनस का 1 बराबर 0। इसको क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, दिक् अनुपात। ये लाइन आपको दिख रही है, इस लाइन पे आपको दिक् अनुपात लिखना है। और किसके लिखे जाते हैं, ये आपको समतल दिख रहा है, इसी के लिखे जाते हैं। तो ABC, ठीक है, बराबर, अब देख लो यहाँ पे 111। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, मूल बिंदु से हमें क्या निकालना है, दूरी, ठीक है। d बराबर लिख लो मापांक में, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर 0, 0, 0, x y z का मान होता है, ठीक है। x का मान रख लो यहाँ पे 0, y का मान रख लो 0, z का मान रख लो 0, -1 अपान में क्या लिखना है, दिक् अनुपात की आंसर शीट रखना है और स्क्वायर करके लिखना है। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है ना, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होता है। और मापांक का यूज आपको करना ही करना है। आगे बढ़ते हैं। d बराबर क्या निकलेगा, -1/√3, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, मापांक हटा देना है। तो आंसर शीट क्या निकली, d बराबर +1/√3, क्योंकि मापांक हमेशा क्या देता है, धनात्मक मान देता है। मात्रक और लिख देना है। तो d का मान क्या निकला, 1/√3 इकाई। इसको नोट कर लो, ठीक है। अब आपको c वाला पार्ट लगा लेना है, इसको हम रफ कर देते हैं। यहाँ पर नंबर चेंज कर देते हैं। कौन सा पार्ट है, c, लिख लो दिया गया समतल का कार्तीय रूप में समीकरण। तो देख लो c वाले पार्ट में कितने पद दिए गए हैं,
तीन पद दिए गए हैं। पहला पद है 2x, दूसरा पद है 3y माइनस का z बराबर 5 बराबर 0 करके लिखो। 2x प्लस का 3y माइनस का z माइनस का 5 बराबर 0। अब आपको तुलना करनी है। तुलना ax प्लस का vy प्लस का cz प्लस d बराबर 0 से करने पर यहाँ से आपको क्या पता चल जाएंगे? दिक् अनुपात। ठीक है, तो a बराबर पहले पद से मिलेगा 2, b बराबर 3 मिलेगा, c बराबर -1 मिलेगा। तो हमको क्या पता चल गया? दिक् अनुपात पता चल गया। क्या बोलते हैं? ए बी सी को। ठीक है, मान यहाँ पे रख लो 2, 3, -1। चाहो तो डायरेक्ट यहीं से देख लिया करो सही लिखा या गलत। 231। ठीक है, माइनस अपने दिमाग में रखना है, पिछली कई क्लासों में बता चुके हैं। जब दिक् अनुपात पता चल जाते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों दिक् कोसाइन निकालने से आपको कोई रोक नहीं सकता। तो यल बराबर फार्मूला होता है a अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, रख लो a का मान 2 है, वटे में आपको क्या करना है? a का मान रखना है यहाँ से 4 हो जाएगा, प्लस b का मान रखना है 3 का स्क्वायर 9 प्लस अब c का मान रखना है -1 का स्क्वायर 1। तो 9 1 10 और 4 14 मिल जाएगा। अब बताओ 14 को रूट से बाहर निकालो, निकलेगा? 2 सत्ते 14, 7 एकम 7, जोड़ा नहीं बना तो नहीं निकलेगा। तो इसको ऐसे ही लिखना है। चलो यल का मान निकल आया। अब आपको क्या करना है? एम का मान निकालना है। थोड़ा यहाँ पे रफ कर देते हैं, थोड़ी सी इंक फैल गई। क्या फैल गई? इंक फैल गई। चलो भाई रफ हो गई इंक। बी अपॉन फार्मूला लिख लो, क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चलो अब आपको क्या करना है? मान रखना है। बी का मान देख लो, यहाँ पे 3 है, रूट में यही वाला लिख लो। ठीक है, चलो एन का मान देख लो यहाँ पे, सी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। सी का मान -1 है और रूट में वही लिखना है 14। चलो नोट कर लो, दिक् कोसाइन ज्ञात हो चुकी हैं। अब इसके बाद में आपको मूल बिंदु से दूरी और ज्ञात करना है। इसको हम रफ कर देते हैं, फिर आपको नोट करना है। इसको नोट करो यहाँ तक, तब तक हम इसको रफ कर देते हैं। डायग्राम बना लेना है आपको। चलो बनवाते हैं डायग्राम। मेरे प्यारे बच्चों डायग्राम देख लो, ये समतल का डायग्राम है। ठीक है, और बताया गया है हमको मूल बिंदु से दूरी। चलो मेरे प्यारे बच्चों मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करते हैं। समतल का समीकरण लिख लो, ये जो दिया गया यही लिख लो। 2x प्लस का 3y माइनस का z माइनस का 5 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर दिक् अनुपात देख लो, इस लाइन को बोलते हैं दिक् अनुपात ABC। डायरेक्ट लिख लो, यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो। 231 से आपको लिख लेना है। ठीक है, अब D बराबर कुछ नहीं करना है आपको, ये जो 0 0 आपको दिख रहे हैं अभी बता रहे हैं, 0, 0, मूल बिंदु x y z बोलेंगे इसको। तो x का मान यहाँ पे रख लो 0 है, y का मान रख लो 0 है, यहाँ से z का मान रख लो। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? माइनस दिख रहा है, तो माइनस का पद आएगा और फिर माइनस का 5 आएगा। जब भी आपको दूरी ज्ञात करना है बराबर 0 करके ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पे लिखा वही यहाँ पे लिखा, इतना ध्यान रखना है। और रूट में आपको a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिखना है। तो a स्क्वायर मतलब 4, फिर प्लस b स्क्वायर मतलब 9 प्लस c -1 है, -1 का स्क्वायर 1। आगे बढ़ते हैं, d बराबर ये सारे के सारे पद 0 हो जाएंगे, केवल बाद वाला बचेगा -5। यहाँ पे देख लो 9 1 10 और 4 14। तो मापांक से बाहर निकालेंगे 5/√14 इकाई निकलेगा।
इसको नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब डी वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, इसको रफ कर देते हैं, नोट कर लेना है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, 1 बाय 1 प्रश्नों को हल करवाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, डी पार्ट डाल लेना है। थोड़ी इंक भी फैल रही है, इंक इसलिए फैल रही है क्योंकि ज़्यादा पड़ गई है मार्कर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके लिए ये सब है, जो कर रहे हैं आपके लिए ही कर रहे हैं। चलो यहाँ पे देख लो, 5y प्लस जेड है, तो 5y प्लस का जेड नहीं है, 8 है, 8। चलो भैया जो पद नहीं है उसको 0 करके लिख लो, ठीक है। अब आपको तुलना करके ABC के मान निकालना है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा तुलना AX प्लस का VY प्लस का CZ प्लस D बराबर 0 से करने पर कर लो तुलना। तो A का मान मेरे प्यारे बच्चों पहले वाले पद से मिल जाएगा 0, V का मान हमें दूसरे पद से मिल जाएगा और C का मान हमें तीसरे वाले पद से मिल जाएगा। तो ठीक है, 0 5 0 0 5 0। देखो D के मान की जरूरत नहीं पड़ेगी जब दिक् कोसाइन ज्ञात करते हैं, हमको दिक् अनुपात निकाल लेना है। जब दिक् अनुपात पता चल जाते हैं, दिक् कोसाइन निकालने से कोई रोक नहीं सकता। तो यहाँ पे लिख लो, क्या बोलेंगे, दिक् अनुपात बोलेंगे। ABC को क्या बोलते हैं, दिक् अनुपात। तो 0 5 0, ठीक है। अब दिक् कोसाइन के लिए फार्मूले लगा लो, तो यहाँ पे लिख लो दिक् कोसाइन, इसको हम सही से लिख देते हैं, थोड़ा यहाँ पर इंक फैल गई है। चलो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देख लो, ठीक है। यल बराबर, फार्मूला तो पता है ना, A अपॉन रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, यही होता है। A का मान 0 है, वटे में आपको क्या करना है, A का मान B का मान C का मान रख लेना है। तो रखेंगे ना, तो आपको पता है 0 का स्क्वायर 0 प्लस B का मान रखो 5 का स्क्वायर 25 प्लस C का मान यहाँ पे रखो 0 का स्क्वायर 0। तो अंश में अगर 0 है और रूट से बाहर निकला 5, 25 का 5 निकलेगा, तो अंश में 0 है, अपान में हाथी बंदर घोड़ा कुछ भी हो तो आंसर शीट क्या मिलती है, 0 ही मिलते हैं, ठीक है। अब यम निकालो, तो क्या होता है, V अपान रूट में A स्क्वायर प्लस का V स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों B का मान 5 है और रूट में आपने हल किया, यहाँ पे कितना मिला, 5 मिला, तो यहाँ पर भी 5 लिख देना है, काटेंगे तो 1 मिलेगा। अब n का मान और निकाल लेना है, क्या होता है, C के वटे A स्क्वायर प्लस का V स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर। C का मान देख लो 0 है और बटे में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे 5 आया, 5 लिख लो। अंश में अगर 0 है, अपान में हाथी बंदर घोड़ा कुछ भी हो तो आंसर शीट 0 रहेगी। तो 0 1 0 दिक् कोसाइन की आंसर शीट है। अब इसको नोट कर लो। अब हमें क्या निकालना है, मूल बिंदु से दूरी, इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको डायग्राम बनाना है और फिर आपको लिखना है दिया गया समतल का कार्तीय रूप में समीकरण। नोट कर लो, थोड़ा हम साइड से भी हो जाते हैं, नोट करने में आपको दिक्कत ना आए, हम चाहें साइड से हो जाएं, ठीक है ना। चलो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं समतल का। ये बन गया समतल का डायग्राम। यहाँ पे 0, 0, 0 लिख लो क्योंकि मूल बिंदु से बताया गया। अब आपको क्या करना है, ये समतल आपको दिख रहा है ये, तो समतल का समीकरण लिख लो, 0x प्लस का 5y प्लस का 0z प्लस का 8 बराबर 0। इसको क्या बोलेंगे, समतल बोलेंगे, ठीक है ना, ठीक है। ऐसे करके आपको फिगर बना लेना है। अब इसके बाद में करना क्या है, D का मान निकालना है, ठीक है। यहाँ पे दिक् अनुपात लिख लो, जैसा लिख रहे हैं वैसा ही आपको लिखना है। इस लाइन पे आपको दिक् अनुपात मिलेंगे, किसके मिलेंगे, समतल के मिलेंगे, मीन्स ABC के मान मिल जाएंगे 0 50, ठीक है। अब आपको दूरी निकाल देना है, D बराबर ये जो आपको दिख रहा है ना 0, 0,
x का मान, y का मान और z का मान है। ये x y z का मान होता है, इतना ध्यान रखना है। रख लो इस समतल में, तो मापांक में आपको रखना है। जब 0 रखेंगे यहाँ पे तो ऐसे लिखना है, फिर 5, फिर y का मान यहाँ पे रखो 0, फिर 0, z का मान रख लो 0 और प्लस का 8 बटे रूट में क्या करना है, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लिखना है। 0 का स्क्वायर 0 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 0 का स्क्वायर 0। हल करो, ये पद 0 हो जाएगा, प्लस का 8 बचेगा, तो d बराबर 8 बटे 5। रूट से बाहर निकालोगे 25 को तो 5 निकलेगा, और बाहर निकालो तो 8 बटे 5। ये आंसर शीट निकली है, नोट कर लो। प्रश्न जो है पहला कंप्लीट हो गया। ठीक है, कमेंट कर दिया करो, और जिस बच्चे ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। गर्दा यहाँ पर भी उड़ रहा है, गर्दा मैं तो भाई मानव सर, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, गर्दा वहां पर भी उड़ रहा है। सर्च करना है यूट्यूब पे मैं तो भाई मानव सर, हम ही मिलेंगे, और वहां पर गर्दा उड़ रहा है बराबर। अब इसको हम रफ कर देते हैं, प्रश्न नंबर 2 की बात करेंगे। अगर कोई दिक्कत आती है आपको प्रश्नों में तो कमेंट करके बताया करो। कमेंट नहीं करोगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि आप क्या चाहते हो, हमसे क्या चाहते हो। अगर कमेंट नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा, तो कमेंट कर दिया करो अगर कोई दिक्कत आती है। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 2 देख लो, कहता है उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 7 मात्रक दूरी पर है और सदिश इतने पर अभिलंब है। प्रश्न नंबर 2 में कौन सा फार्मूला लगेगा, हमने आपको बताया फार्मूले तो याद ही करना है, लेकिन उनकी हिंदी जरूर याद कर लेना है। तो हम बताते हैं कौन सा फार्मूला लगेगा। वेक्टर r डॉट n कैप बराबर p। ये फार्मूला तभी लगता है, ये फार्मूला तभी लगता है जब आपको मूल बिंदु से दूरी प्रश्न में या फिर उदाहरण में मिल जाए। दूरी मिल जाए तब इसी फार्मूले को लगाना है। और ये आपको जो सदिश दिख रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों इस सदिश से हम n कैप निकाल लेंगे, क्योंकि यही तो फार्मूला होता है इकाई सदिश का या एक मात्रक सदिश का। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पर सदिश समीकरण ज्ञात करना है सदिश रूप में, और ये फार्मूला जो है सदिश रूप का ही है। तो फार्मूला नंबर भी आपको बता देते हैं। ये फार्मूला नंबर आपको 3 मिल जाएगा। बेसिक में फार्मूला नंबर देख लेना है। ठीक है, चलो अब तो पता तो चल गया ना। ऐसे आपको याद करना है, क्योंकि भगवान ने जो दिमाग दिया है उसका यूज करो। नंबर भी ध्यान रखो, ये भी ध्यान रखो, वो भी ध्यान रखो, कोई रोक नहीं सकता आपके गणित में 100 में 100 आने से। चलो मेरे प्यारे बच्चों, ये फार्मूला लगाएंगे और हमको समतल का समीकरण निकालना है, लेकिन सदिश रूप में। तो क्या लिखना है, दिया है P बराबर 7 मात्रक। ठीक है, और एक सदिश दिया गया वेक्टर n, दिक अनुपात से आपको लिखना है 356। एक बार पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ना है। ठीक है, n कैप निकालना है। ठीक है, इकाई सदिश लिख लो। क्या लिख लो, इकाई सदिश, क्योंकि इकाई सदिश बोलते हैं। तो n कैप बराबर वेक्टर n अपॉन वेक्टर n का मापांक। चलो निकालते हैं, यहीं पे निकालते हैं। तो 3i कैप प्लस का 5j कैप माइनस का 6k कैप अपान में मापांक निकाल देना है। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36। तो n कैप बराबर अंश में आपको एटीज लिखना है 3i कैप प्लस का 5j कैप माइनस का 6k कैप अपान में जोड़ लेना है। देखो कितना मिलेगा, अगर 9 में 6 जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 15, मतलब 45। 25 और जोड़ लो तो 70। अब बताओ 70 रूट से बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। निकाल के दिखाते हैं।
5 से काट लो या 7 से काट लो, 7 पना 35, 5 एकन 5, जोड़ा बना नहीं बना। अगर जोड़ा बनता तो हम रूट से बाहर निकालते हैं, नहीं बना तो आपको रूट के अंदर 70 ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हिंदी लिखना है आपको फार्मूले की, जो बेसिक में हमने आपको लिखवाई है। तो ठीक है, लिख लो इकाई सदिश n कै पर लंब, लंब लिखवाया लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है अभिलंब, जो प्रश्न में लिखा हो वही लिख लो, अभिलंब इकाई सदिश n कै पर अभिलंब समतल का समीकरण जिसकी, यहां पर क्या पूछा गया सदिश समीकरण, तो समतल का सदिश रूप में लिख दो, यहां पे सदिश रूप में समीकरण जिसकी मूल बिंदु से दूरी P हो। ये जरूर ध्यान रखना, मूल बिंदु से दूरी जरूर आपको प्रश्न में मिलेगी। तो फार्मूला लगाएंगे, वेक्टर R अदिश गुणन n कैप बराबर P। अब आपको मान रखना है और आंसर शीट निकाल देना है। चलो इतना नोट कर लो, थोड़ा साइड से भी हो जाते हैं, जल्दी करो। चलो भाई, वेक्टर R डॉट n कैप यहाँ से देख लो, 3i कैप 5j कैप माइनस का 6k कैप, 356 से लिखते जल्दी लिख जाता, अपान में रूट 70 बराबर कितना है यहाँ पे p का मान कितना था 7 था, 7। ये आंसर शीट आ गई। क्या बोलेंगे इसे, सदिश रूप बोलेंगे, लेकिन अगर इसका इसमें इंटू कर दो फिर भी ठीक है। चलो ये तो किताब की आंसर शीट मैच हुई है, अब हम अपनी बताते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। अब मेरी आंसर शीट देखो, हम क्रॉस इंटू करके लिखेंगे, वेक्टर R डॉट 356 से आपको सदिश लिखना है और बराबर 70 रूट 70, ऐसे करके लिखना है। ठीक है, और अगर यहाँ पे छोड़ना है तो आपको ये बता देना है सदिश रूप में समतल का समीकरण है, यहाँ पे छोड़ो चाहे यहाँ पे छोड़ो, एक भी नंबर नहीं कटेगा। प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न नंबर 3 की बात करेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। आपको समझना है यहाँ पे कि कैसे कैसे यहाँ पर प्रश्न में फार्मूले लगेंगे। चलो इसको हम नंबर 3 डाल देते हैं। चलो यहाँ पे आ जाओ, नंबर 3 पे आ जाओ। क्या लिखा है, निम्नलिखित समतलों का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। तो भैया मेरे कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है, लेकिन ए बी और सी 3 पार्ट दिए गए हैं। समतल के समीकरण तो दिए गए हैं लेकिन सदिश रूप में दिए गए हैं। आई कैप दिख रहा है आपको, आई कैप सदिश रूप में दिख रहे हैं, तो बताया है कार्तीय रूप में आपको ज्ञात करना है। जैसे प्रश्न एक की बात करेंगे, ए बी सी डी, ऐसे करके आपको आंसर शीट निकालना है, ए वाले पार्ट की, बी वाले पार्ट की और सी वाले पार्ट की। ठीक है, तो यहाँ पे ए पार्ट डाल लो और लिख लो, दिया गया समतल का कार्तीय रूप में, तो देख लो हमको सदिश रूप में दिया गया है, निकालना हमें कार्तीय रूप में, तो यहाँ पे सदिश रूप लिख लो, समीकरण देख लो कितना दिया गया, वेक्टर R डॉट दिक् अनुपात से आपको लिखना है 111, और जो माइनस यहाँ पे आपको दिख रहा है ये दिमाग में रखना है। ठीक है, बटे वाली संख्या दिमाग में रखना है और माइनस और लिख देना है, जल्दी लिख जाता है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, आपको पता है वेक्टर R एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप, ये बेसिक में हमने बताया था, ये फिक्स सदिश है, ये चेंज नहीं होगा, तो यही रख लेना है आपको, एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप, अदिश गुणन आई कैप मतलब 111 से लिख लो बराबर 2।
अदिश गुणन कर लो। ये तो पार्ट 10 में आपने सीखा है। जब पहला पद करेंगे ना अदिश गुणन तो x मिलेगा, दूसरा y मिलेगा, प्लस माइनस माइनस का z मिलेगा बराबर 2। ये आंसर शीट आ गई है कार्तीय रूप में। सरल है, सरल, वेक्टर कठिन नहीं है, फार्मूले याद कर लेना है, कठिन नहीं है वेक्टर, इतना ध्यान रखना है, फार्मूले भूलना नहीं है। चलो भाई मेरे, अब बी वाले पार्ट की बात करेंगे। यहाँ पे हम बी पार्ट डाल देते हैं। चलो बी वाले में देख लो, तो कैसे लिखना है, दिक् अनुपात से सदिश लिखना है। 234 से लिखना है, ठीक है, ऐसे करके। माइनस बाद वाला है, 2 प्लस के पद हैं, और बराबर कितना है, 1 है। चलो वेक्टर आर रख लो, एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप, 2i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 4k कैप बराबर 1। चलो अदिश गुणन पे 2x पहला पद मिलेगा, दूसरा पद 3y मिलेगा, प्लस माइनस माइनस का 4z मिलेगा बराबर 1। अदिश गुणन आपने सीखा था पार्ट 10 में, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर पार्ट 11 में। तो कार्तीय आपको रूप यहाँ पे लिख देना है। उड़ गया इसका गर्दा। अब इसको हम रफ कर देते हैं। सी वाला पार्ट देख लो, यहाँ पे नंबर चेंज कर देते हैं, बी हो गया, सी देख लो। सी वाले पार्ट में ये जो आपको दिख रहा है ये यस है, 5 नहीं है, ठीक है। समझदारी से लिखना है क्योंकि थोड़ा सा हटके दिया गया है, तो यस ऐसा नहीं बनाएंगे हम, आपको 5 लगेंगे। ऐसा यस नहीं बनाएंगे हम, कैसा बनाएंगे, ऐसा, ठीक है, ऐसे ही आपको बनाना है। तो यस माइनस का 2t आई कैप, दूसरा पद देख लो भाई, हटके दिया गया है सदिश, 3 माइनस का t जे कैप, फिर इसके बाद क्या दिया गया है, प्लस का 2s, ठीक है, 2s और प्लस का t, इतना दिया गया है। अब इसके बाद में k कैप लिखना है और बराबर में 15 है, 15। थोड़ा इसको हम रफ कर देते हैं क्योंकि ये तो प्रश्न हो ही गया है। चलो ठीक है, बराबर 15 आपको लिख देना है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, वेक्टर आर का सदिश लिख लो जो फिक्स आपने याद किया है। थोड़ा हटके दिया गया भाई, हटके, यस माइनस का 2t आई कैप प्लस का 3 माइनस का t जे कैप प्लस का 2s प्लस का t के कैप बराबर 15। चलो भाई अदिश गुणन कर लो, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, यस माइनस का 2t, x मिल गया, ठीक है। यहाँ से देख लो 3 माइनस t मिल जाएगा, यहाँ पे y मिल जाएगा, प्लस यहाँ से कितना मिलेगा 2s प्लस का t, और यहाँ से z मिल जाएगा बराबर 15। लिख लो, इससे ज़्यादा हल ना करो। कार्तीय रूप में ये आंसर शीट निकली है। चलो इसका गर्दा उड़ गया। प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न नंबर 4 की बात करेंगे। इसको हम रफ कर देते हैं, नोट करते रहना है, उड़ाते तो रहेंगे 1 बाय 1 प्रश्न का गर्दा। चलो प्रश्न नंबर 4 आ जाओ। 4 में क्या कहा गया देख लो। यहाँ पे बताया गया निम्नलिखित स्थितियों में मूल बिंदु से खींचे गए लंब पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। भाई मेरे लंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। पाद का मतलब होता है तल, ठीक है, तल के आपको निर्देशांक बताना है, और बताया मूल बिंदु से बताना है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे कितने पार्ट हैं, ए बी सी और डी पार्ट हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा ए पार्ट सॉल्व करवाएंगे वैसे सी, वैसे बी, वैसे डी। तो आपको समझ लेना है भाई, नया प्रश्न है लंब पाद के निर्देशांक। बेसिक में तो नहीं बताया था कि लंब पाद के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, नहीं बताया, तो यहाँ पर सीख लो, आपको डीपली बता देंगे, फिर थोड़ा स्पीड ले लेंगे बाद में। ए पार्ट देख लो, लिख लो। सबसे पहले क्या लिखना है, समतल का समीकरण जो दिया गया है वही लिख लेना है। दिया गया समतल का
कार्तीय रूप में समीकरण। अगर कार्तीय रूप में दिया गया है तो कार्तीय रूप में लिखना है, अगर सदिश रूप में दिया गया सदिश रूप में लिख लेना है। तो कार्तीय रूप में दिया गया 234 ऐसे करके 3 पद लिखना है और बाद में माइनस का 12 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम बना देते हैं, आपको समझ लेना है। डायग्राम देख लो, कहा गया है मूल बिंदु से, ये मूल बिंदु हो गया 0,0,0, ठीक है ना। और ये जो आपको दिख रहा है इसी को बोलेंगे लंब पाद के निर्देशांक। क्या बोलेंगे? लंब पाद के निर्देशांक। यही आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे हम आपको बताते हैं, समझ लेना है ये डायग्राम। ठीक है, पहले तो आपको ये समतल दिख रहा है, लिख लो समतल का समीकरण 2x प्लस का 3y प्लस का 4z माइनस का 12 इक्वल 0। इतना लिख लिया। यहाँ पे आपको दिक् अनुपात लिखना है। आपको पता है दिक् अनुपात इस लाइन पर समतल के होते हैं, तो इस लाइन पे समतल के होते हैं, देख लो 234। ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी इसीलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, समीकरण 1 डालना है, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आपको क्या करना है, रेखा का कार्तीय समीकरण निकालना है। प्रश्नावली 11.2 में आपने पढ़ा है रेखा का कार्तीय समीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रेखा का कार्तीय समीकरण लिखना है। जैसा हल कर रहे हैं आपको सीख लेना है, क्योंकि अलग हट के प्रश्न है। तो x माइनस x1 अपॉन a, ठीक है, और बराबर होता है y माइनस y1 अपॉन v, बराबर होता है z माइनस z1 अपॉन c। इसको हम रफ कर देते हैं। अब क्या करना है आपको, x1 y1 और z1 के मान रखना है और a b c के मान रखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है ये x1 y1 z1 को क्या बोलते हैं, बिंदुओं से होकर जाता है। तो यहाँ पर बोला गया है मूल बिंदु से खींचे गए या होकर जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी को बोलेंगे हम x1 y1 और z1, क्योंकि इसी से बोला है मूल बिंदु से खींचे गए या मूल बिंदु से होकर जाता है, x1 y1 z1 को बोलते हैं। हिंदी आपको पता है। तो x माइनस 0 के अपान a का मान यहाँ से देख लो 2 है, y माइनस 0 के वटे b का मान 3 है, z माइनस 0 z1 का मान रख लिया यहाँ पे, c का मान 4 है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम रफ करेंगे, इसके आगे लिखना है, डायग्राम रफ नहीं करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, डायग्राम हम रफ नहीं करेंगे। चाहो तो इस तरफ हम रफ कर देते हैं, क्या करते हैं, इस तरफ हम रफ कर देते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा ये, क्योंकि लंबपात के निर्देशांक जो हैं थोड़ा टाइम लगता है। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास स्पेस नहीं था तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रफ कर देंगे और स्पेस हमको मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 4 हल हो रहा है, तो प्रश्न नंबर 3 को भी हटा देते हैं। थोड़ा सा वेट करिए, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है, पानी आनी पी लो। अगर आपने पानी नहीं पिया है, अगर आपको भूख लग रही है, पहले खाना खाना चाहिए, उसके बाद पढ़ाई करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो x के बटे 2 है और y के बटे कितना है, यहाँ पे देख लो 3 है और z के बटे 4 है। इतना करने के बाद आपको ये निकालना है। ठीक है, तो इसको p डाल लो, इसको q डाल लो, q डालो नाम से, लंबपात के निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके बराबर आपको क्या मान लेना है, लेमडा। ठीक है, अब आपको लेमडा इसको देना, इसको देना, इसको देना, तीनों पद को देना। देखो ऐसे करके, तो x के बटे 2 बराबर लेमडा, y के बटे 3 बराबर लेमडा, z के बटे 4 बराबर लेमडा,
तो x बराबर क्रॉस इंटू करेंगे 2 लेमडा आएगा, यहाँ से 3 लेमडा मिलेगा, यहाँ से 4 लेमडा मिलेगा। कहने का मेरा ये मतलब है, ये जो लंबपात के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है, एक्स वाई जेड के मानों को बोलते हैं। तो 2 लेमडा और 3 लेमडा और यहाँ पे 4 लेमडा। लेमडा का मान निकाल के आपको यहाँ पे रखना है, तब आपको लंबपात के निर्देशांक ज्ञात हो जाएंगे। लेमडा का मान कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है ये बिंदु, ये जो आपने निकाला है ना, क्योंकि एक्स वाई जेड का यहाँ पर हमने 2 लेमडा 3 लेमडा और 4 लेमडा निकाला। तो अब ये बताइए ये बिंदु Q जो है कहाँ पर स्थित है। मेरे प्यारे बच्चों, बिंदु जो Q है समतल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? समतल में स्थित है। तो समतल में स्थित है तो क्या बोलेंगे, x का मान, इसको y का मान बीच वाले को, और लास्ट वाले को z का मान बोलेंगे। रख देना है। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर लिखना पड़ेगा बिंदु Q क्या है, 2 लेमडा 3 लेमडा और 4 लेमडा। बिंदु Q समतल में स्थित है, समतल में स्थित है। अब जब स्थित है तब क्या करोगे, ठीक है, आपको क्या करना है, समीकरण यहाँ पे लिख लो 1 से। तो समीकरण 1 ये आपको दिख रहा है, रफ नहीं किया, ठीक है, तो इसका यूज भी कर लेंगे। 2x प्लस का 3y प्लस का 4z माइनस का 12। अब इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। अब मान रख लो यहाँ पे एक्स वाई जेड, ठीक है ना, समतल में स्थित है या होकर जाता है। तो जो बिंदु होता है उसको एक्स वाई जेड का मान बोलते हैं। तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, जेड हो गया, रख दो यहाँ पे 2 लेमडा, यहाँ पे रखो 3 लेमडा, जेड का मान यहाँ पे रखो तो 4 लेमडा, 95 कर दो, 12 को उस तरफ लेके जाओ, ठीक है। अब इसको हम रफ कर देते हैं। जितना काम कर रहे हैं इतना ही काम आपको बी वाले पार्ट में करना है, सी वाले पार्ट में करना है और डी वाले पार्ट में भी करना है। तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 4 लेमडा प्लस का 9 लेमडा प्लस का 16 लेमडा बराबर 12। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जोड़ लो, 16 9 25, 25 4 29 लेमडा बराबर 12। तो लेमडा बराबर 12/29, कटेगा नहीं तो ऐसे ही लिखो, ठीक है। अब अतः करके लिख दो लंबपाद के निर्देशांक, अतः लंबपाद के निर्देशांक। चलो मेरे प्यारे बच्चों, लंबपाद के निर्देशांक तो देख लो क्या था, 2 लेमडा था, 3 लेमडा था और 4 लेमडा था। मान रख लो, लेमडा का मान रख लो 12/29, 3 का गुणा लेमडा का मान रखेंगे 12/29, कामा 4 गुणे लेमडा का मान रखो 12/29। चलो मेरे प्यारे बच्चों, 12 दूनी 24/29, 12 तियाँ 36/29, ठीक है। 12 का गुणा किया 2 में 24 मिला, 12 का 3 में गुणा किया 36 मिला। यहाँ पे देखो 48/29। चलो भाई आंसर शीट आ गई, इसको हम रफ कर देते हैं, नोट कर लो। अब बी वाला पार्ट ऐसे ही लगाना है, ठीक है, यही प्रोसीज है। जब भी लंबपात के निर्देशांक पूछे जाएं तो यही प्रोसीज है और इसको सीख लेना है, और कोई दूसरा मेथड नहीं है। अगर कोई दूसरा मेथड होता तो जरूर आपको बताते हैं। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, उड़ाते हैं हम बी का गर्दा, बी पार्ट का, ठीक है। लिख लो सबसे पहले दिया गया, मार्कर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, समतल का कार्तीय रूप में समीकरण। देख लो 3 पद तो आपको दिक् अनुपात से लिखना है, 300
यहाँ पे x का पद नहीं है तो 3y प्लस का 4z, तो देख के लिखना है। जब x का पद नहीं है तो आपको देख के लिखना है। जैसे यहाँ पे तीनों पद मिल गए थे तो आपको दिक् अनुपात से लिख लेना है। यहाँ पे चाहो तो 34 बोल सकते हो, ठीक है। अब x का पद नहीं है तो 0x करके लिख लो, ठीक है। 0x प्लस का 3y प्लस का 4z माइनस का 6। अब आपको डायग्राम बनाना है। चलो मेरे प्यारे बच्चों डायग्राम बना देते हैं। मूल बिंदु, ठीक है ना। समतल का समीकरण लिख लो, 0x प्लस का 3y मतलब 34 माइनस का 6 बराबर 0। अब इसको हमें ज्ञात करना है, क्या बोलते हैं, लंब पाद का निर्देशांक। चलो मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या करना है, डायग्राम में दिक् अनुपात लिख लेना है, जरूरत पड़ेगी। दिक् अनुपात ABC। चलो इस लाइन पर दिक् अनुपात समतल के होते हैं, 0.34। क्या लिखना है यहाँ पे, 0.34। इसे समीकरण 1 डाल लो। चलो मेरे प्यारे बच्चों अब x y z के मान निकालो और यहाँ पे रख दो। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा रेखा का कार्तीय रूप में समीकरण, रेखा का कार्तीय रूप में समीकरण। तो देख लो x माइनस x1 अपान a, y माइनस y1 अपान v, z माइनस z1 अपान c। अब मान रख लेना है, इसको बोलेंगे x1 y1 और z1, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं x माइनस 0 बटे 0, y माइनस 3 बटे y माइनस y1 का मान कितना है, 0 है, बटे आपको 3 लिखना है, z माइनस z1। तो z माइनस z1 का मान 0 है, यहाँ से देख लो, ठीक है। इसके बाद आपको c का मान यहाँ से देख लेना है, a v और c, 0.34, ठीक है। थोड़ा हल करो, x के बटे 0, y के बटे 3, z के बटे 4 बराबर क्या मान लेना है, लेमडा मान लेना है। अब निकालो यहाँ से x y z के मान, तो अलग अलग आपको लेमडा दे देना है। 3 पद हैं, तीनों को अलग अलग आपको दे देना है लेमडा। क्रॉस इंटू करेंगे, 0 मिलेगा, यहाँ पर 3 लेमडा मिलेगा, यहाँ पर 4 लेमडा मिलेगा। क्रॉस इंटू किया तो मेरे प्यारे बच्चों हमको मान पता चल गया x y z का, 0 3 लेमडा और 4 लेमडा। यहाँ पे लिख लो 0 3 लेमडा और 4 लेमडा। अब लेमडा का मान निकालो, तो ये बिंदु P डाल लो और इसे Q डाल लो। ये बिंदु Q किस में स्थित है, समतल में। तो ठीक है, x y z के मान रख लो यहाँ पे। तो इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको लिखना है, यदि बिंदु Q कितना है, 0 3 लेमडा 4 लेमडा, समतल में स्थित है या समतल में स्थित है, तब समीकरण 1 का यूज करना है। तब समीकरण 1 से, चलो ये x का मान, ये y का मान, ये z का मान, चाहे यहाँ से देख लो चाहे यहाँ पे रख लो। चलो समीकरण 1 का यूज करो, तो इस पद को यूज ना करो क्योंकि ये तो खत्म है। इसका यूज कर लो दूसरे पद का, 3 लेमडा। इस पद का यूज कर लो, z का मान रख लो 4 लेमडा, बराबर पक्षांतर कर दो 6, बराबर में हो जाएगा। चलो अब डायग्राम को रफ करते हैं, नोट कर लो इतना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लेमडा का मान निकालो, 9 लेमडा यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ पे 16 लेमडा हो जाएगा, बराबर 6, 16 9 25 लेमडा बराबर 6, ठीक है ना। अब लेमडा बराबर 6 बटे 25, कटेगा नहीं, 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 3 8 24, नहीं कटेगा। अब आपको क्या करना है,
अतः लिख देना है लंब पाद के निर्देशांक, यहां पे का लिख दो, लंब पाद का निर्देशांक। ठीक है, तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, 0 फिर 3 लेमडा, फिर कितना था 4 लेमडा, रख लो मान, रख लो 0, लेमडा का मान यहां से देख लो 6/25, 4 लेमडा का मान 6/25। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहला पद 0 आएगा, यहाँ पे 18/25, यहाँ पे 24/25। चलो नोट कर लो, लंबपात के निर्देशांक ज्ञात हो गए, इसको हम रफ करेंगे, इसको भी रफ कर देते हैं। अब आपको सी पार्ट डाल लेना है, क्या डाल लेना है, सी पार्ट डाल लेना है, यहां पे डाल देते हैं। चलो लिख लो, दिया गया समतल का कार्तीय रूप में समीकरण, 3 पद देख लो और लिख लो। तो x प्लस वाई प्लस का जेड, यही है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 को इस तरफ लाएंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का 1 बराबर 0। ठीक है, अब डायग्राम बना लो यहाँ पे, और यहाँ पर मूल बिंदु, ठीक है ना, 0,0,0 समतल का समीकरण लिख लो, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 बराबर 0। यहाँ पे p कर लो, यहाँ पे q कर लो, और यहाँ पे दिक् अनुपात लिख लो, दिक् अनुपात ABC। चलो यहाँ से देख लो, 111, x का गुणांक कितना मिला 1, y का गुणांक 1, z का गुणांक 1, 111 हमने लिख लिया। और इसको क्या बोलेंगे, लंब पाद के, यहाँ पे का लिख दो, 1 है लंब पाद का निर्देशांक। ठीक है, जितना लिख रहे हैं उतना लिखते रहना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देख लो, इसी को तो निकालना है। चलो रेखा का कार्तीय समीकरण लिख लो, एक्स वाई जेड के मान निकाल लो। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा रेखा का कार्तीय रूप में समीकरण क्या होता है, x माइनस एक्स 1/a बराबर होता है y माइनस वाई 1/b होता है बराबर z माइनस जेड 1/c। मान रख लो मूल बिंदु, यहाँ से x1 कामा y1 कामा z1 मिल जाएगा, अपान में a 1 है, ठीक है, y माइनस 0 b का मान 1 है, z माइनस 0 c का मान 1 है। थोड़ा यहाँ पे हल करेंगे तो x के बट्टे 1 बराबर y के बट्टे 1 बराबर z के बट्टे 1 बराबर क्या मान लेना है, लेमडा। ठीक है, तो चाहे लेमडा मानो चाहे यहाँ पे म्यू मान लो, तो अलग अलग आपको देना पड़ेगा। 3 पद हैं, तीनों पद को आपको दे देना है लेमडा, दे दिया। यहाँ से x का मान लेमडा मिलेगा, y का मान लेमडा मिलेगा, क्रॉस इंटू करेंगे 1 का, कोई अंतर तो पड़ेगा नहीं। तो ठीक है, x y z का मान हमको मिल गया, लेमडा लेमडा लेमडा। ठीक है, अब यहाँ पे रख लो लेमडा लेमडा लेमडा, निकालो लेमडा का मान। तो हम क्या करेंगे, इसको हम रफ करेंगे, चलो भाई, और इसको आप समीकरण 1 डाल लेना। ठीक है, इसका यूज होगा क्योंकि x y z के मान समतल में ही आपको रखना है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, यदि बिंदु Q कितना है, लेमडा लेमडा लेमडा, ये Q कहाँ पे स्थित है, समतल में स्थित है। तो लिख लो समतल में स्थित है, अगर समतल में स्थित है तब समीकरण का यूज कर लो।
ठीक है, ये x होता है, ये y होता है, ये z होता है। चाहे यहां से देख लो, तो डायग्राम हम रफ करेंगे। चलो समीकरण एक, x y फिर z -1 बराबर 0, यही था, रख लो। x का मान, y का मान, z का मान। तो 3 लेमडा 95 करेंगे, 1 मिलेगा 1/3। अब लिख लो अतः, लेमडा का मान निकल आया, तो अतः लिख लो लंब पाद के का लिख दो यहाँ पे, लंब पाद का निर्देशांक। चलो भाई मेरे क्या था, लेमडा लेमडा लेमडा, रख लो लेमडा का मान। इसको हम रफ कर देते हैं। लेमडा का मान जो निकला था 1/3 उठा के यहाँ पे रख लो। लंब पाद के निर्देशांक ज्ञात हो गए। अब मेरे प्यारे बच्चों C हो गया ना, अब D देख लो, एक और बचा है, उसका भी गर्दा उड़ा ही देते हैं। चलो इसको हम रफ कर देते हैं। अब यहाँ पे D डाल लो, लिखो वही लिखो, दिया गया समतल का कार्तीय रूप में समीकरण। देख लो वहां पे कितने पद हैं, 2 ही पद हैं, एक 5y है प्लस का 8 बराबर 0। ठीक है, चलो मेरे प्यारे बच्चों, जो पद नहीं है उसको तो लिख लो और इसे समीकरण 1 डाल लो। ठीक है, जरूरत पड़ेगी बाद में। डायग्राम बना लो, ये डायग्राम बन गया। मूल बिंदु 0, 0, 0, तो यहाँ पे सब सजा के लिख लो, x1 y1 और z1। समतल का समीकरण लिख लो, 0x प्लस का 5y प्लस का 0z प्लस का 8 बराबर 0। इसको क्या बोलते हैं, लंब पाद का निर्देशांक, यही ज्ञात करना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और इसको क्या बोलते हैं, इस लाइन पर आपको दिक् अनुपात मिलेंगे, तो दिक् अनुपात समतल के लिखना है यहाँ पे, उठा लो 0, 50। ठीक है, इसके बाद में आपको कार्तीय रूप में रेखा समीकरण लिखना है। रेखा का कार्तीय रूप में समीकरण, तो x माइनस x1/a होता है बराबर y माइनस y1/b होता है बराबर z माइनस z1/c। मान रख लो x1 y1 z1 के 0, 0, 0। ठीक है, और हमें p डाल देना है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि q का हमें निकालना है बिंदु। चलो x माइनस 0/a का मान 0 है। ठीक है, y माइनस 0/b का मान 5 मिला यहाँ से, z माइनस 0 z1 का मान 0 है। ठीक है, अपान में 0 मिला। चलो हल करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों x के बट्टे 0 बराबर y के बट्टे 5 और z के बट्टे 5 बराबर क्या मान लेना है, लेमडा। तो ठीक है, अलग अलग आपको दे देना है। 3 पद हैं, तीनों पदों को लेमडा दे देना है, जैसे दे रहे हैं वैसे ही आपको देना है। क्रॉस इंटू करेंगे भाई, यहाँ से 0 क्रॉस इंटू करेंगे 5 लेमडा मिलेगा, यहाँ पर क्रॉस इंटू करेंगे 0 मिलेगा। तो x y z बिंदु हमें पता चल गया, x का मान 0, फिर का मान y का मान 5 लेमडा, z का मान 0। तो हमको क्या मिला यहाँ पे, लंबपात का निर्देशांक 0, 5 लेमडा कामा 0। ठीक है, अब लेमडा का मान निकालेंगे तो समीकरण 1 का यूज होगा। इसको हम रफ कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या लिखना है, यदि बिंदु Q यहाँ से देख लो 0, 5 लेमडा कामा 0 कहाँ स्थित है, ये बिंदु Q समतल में स्थित है। तो जब समतल में स्थित है आपको लिखना पड़ेगा समतल में स्थित है। अगर समतल में स्थित है तब
समीकरण 1 से रख लो। तो पहला पद ना लिखो क्योंकि ये तो 0 ही है, दूसरे पद में मान रख लो 5 लैम्डा, तीसरा पद ना लिखो 0 है, बराबर -8। पक्षांतर कर लो क्योंकि लैम्डा का मान निकालना है। इसको हम रफ कर देते हैं, डायग्राम भी हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं क्योंकि आपने नोट कर ही लिया होगा। चलो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देख लो कितना मिलेगा, 25 लैम्डा बराबर -8, -8 बट्टा 25। ठीक है, अब आपको लिख देना है अतः लंब पाद का निर्देशांक निकालो। लंब पाद Q, यहाँ पे चाहो Q लिख दो। ठीक है, जैसे अभी तक नहीं लिखा चाहो लिख सकते हो, लंब पाद Q निर्देशांक। ठीक है, चलो यहाँ पे 0.5 लैम्डा और 0। ठीक है, लिख लो 0.5 लैम्डा का मान -8 बट्टे 25, यहाँ पे 0 कर लो, 0 कामा माइनस का 40, 5 से काट दो क्योंकि 5 से कट जाएगा ना जी। चलो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे काट लो, 0.5 25, नोट कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब अगले प्रश्न की बारी है। प्रश्न नंबर 5 देख लो क्या दिया है और क्या हमसे मांगा गया है। फार्मूला आपको बताना पड़ेगा कौन सा लगेगा प्रश्न नंबर 5 में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 नंबर डाल देते हैं। यहाँ पे क्या बताया है, निम्नलिखित प्रतिबंधों के अंतर्गत समतलों का सदिश एवं कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों रूप में आपको निकालना है। ए वाले पार्ट में बोला बिंदु इतने से जाता हो और इतने समतल पर अभिलंब, अभिलंब लिखा है। ठीक है, तो फार्मूला कौन सा लगेगा, जब भी आपको अभिलंब या लंब लिखा हो और मूल बिंदु से दूरी ना दी गई हो प्रश्न में, तो आर्यन बराबर, बताया था आपको, आर्यन बराबर an फार्मूला लगेगा। देखो आर्यन बराबर an, ये बता रहे हैं, ये वाला लगेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आर्यन बराबर an लगेगा, तो वेक्टर an आपको ये मिल जाएगा। देख लो ये आपको दिख रहा है, ये मिल जाएगा वेक्टर an। और a जो होता है, आगे जो बिंदु होता है आगे पहला, वहां से a का सदिश मिल जाएगा। ठीक है, और निकल आएगा सदिश रूप में, कार्तीय रूप में भी निकल आएगा। देखो कैसे हम आपको बताते हैं। 5वें का a पार्ट डाल लो और सबसे पहले आपको लिख लेना है, दिया है, क्या दिया है, वेक्टर a बराबर, तो मेरे प्यारे बच्चों कितना है, 102 है। बना लो सदिश। सदिश बनाने में क्या हुआ, दिक् अनुपात तो पता है, सदिश बना लो। वेक्टर n बराबर 111 से लिख लो। ठीक है, लिख लिया। इसके बाद में फार्मूले की हिंदी लिखो, बाद में फार्मूला लिखो। तो यहाँ पे लिख देते हैं, बिंदु वेक्टर a से होकर जाने वाला और सदिश वेक्टर और सदिश वेक्टर n पर अभिलंब लिखा, अभिलंब लिख लो। अगर लंब लिखा होता प्रश्न में लंब लिखते हैं। समतल का सदिश रूप में, सदिश रूप में समीकरण, यही हमने बताया था आपको फार्मूले की हिंदी लिखने को। तो फार्मूले की हिंदी लिख लो, फिर उसके बाद फार्मूला लिखा जाता है। वेक्टर r वेक्टर n, फिर वेक्टर a वेक्टर n, रख लो मान। वेक्टर r वेक्टर n का मान 111 से आपको सदिश लिख लेना है, बराबर में वेक्टर a सदिश देख लो 102 से आपको लिखना है, वेक्टर n का सदिश 111 से लिखना है। ठीक है, आंसर शीट बताते हैं कैसे आपको छोड़नी है, किताब की भी बता देंगे और बगैर किताब की भी बता देंगे।
तो यहाँ पर अदिश गुणन करना है आपको। पहले पद से 1 मिलेगा, दूसरे पद से 0 मिलेगा, तीसरे पद से माइनस माइनस प्लस 2 मिलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर आर अदिश गुणन फिर 111 से आपको सदिश लिखना है, बराबर 3 लिखना है। ये आंसर शीट आ गई है। क्या बोलेंगे? सदिश रूप। ठीक है, लेकिन अगर किताब का उत्तर चाहते हो तो किताब का मैच करवाते हैं। ये 2 लाइनें आपको दिख रही हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर वाली लाइन देखो, इसको अथवा करके बता देते हैं। ठीक है, किताब का उत्तर मैच करवाते हैं। अगर यहाँ पर छोड़ दो, एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरे ही नंबर मिलेंगे। किताब का उत्तर चाहते हो, इसको पक्षांतर करो, 2 लाइनें छोड़ के। ऊपर वाली लाइन देखो, पहले हम लिखते हैं 111, ठीक है ना, फिर माइनस कितना है, यही है मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला, और फिर अदिश गुणन 111, अब बराबर क्या लिखना है, 0। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कॉमन आपको क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है कॉमन। 2 पद हैं, 2 पद में आपको कॉमन देखना है। तो अगर वहां से नहीं दिख रहा है तो यहाँ से दिख रहा होगा वेक्टर एन, तो वेक्टर एन कॉमन है। कैसे लिखना है? वेक्टर आर माइनस, ये पद ना लिखो, क्या करोगे लिख के, खत्म है वो। अब बाहर आपको क्या लिखना है? अदिश गुणन आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का के कैप बराबर 0, ऐसे लिखना है। ये किताब का उत्तर मैच हो गया। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम। लेकिन आंसर शीट अगर आप यहाँ पर छोड़ते हो, जैसे हमने बताया, एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर यहाँ पे छोड़ते हो फिर भी नहीं कटेगा। इसको भी क्या बोलेंगे? सदिशी रूप बोलेंगे। अब इसके बाद में करना क्या है? कार्तीय रूप में और निकालना है। कार्तीय रूप में क्या करेंगे? तो हम इस तरीके से आंसर शीट नहीं लिखेंगे, इस तरीके से आंसर शीट नहीं लिखेंगे। आपको लिखना हो लिख लेना अथवा में, लेकिन आपको हम क्या कर रहे हैं, अब कार्तीय रूप में बताएंगे समतल का समीकरण। तो क्या करना है? वेक्टर आर का मान रखना है। तो वेक्टर आर बराबर एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप, ये होता है। यहाँ पे रख लो, यहाँ पे रख लो। ठीक है, अब यहाँ से आपको नोट करना है। चलो देख लो, एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप, फिर अदिश गुणन 111 से आपको लिख लेना है यहाँ पे, ये सदिश बराबर कितना है? 3। चलो यहाँ से x प्लस का y और लास्ट वाला माइनस का z मिल जाएगा बराबर 3। ये कार्तीय रूप में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, कार्तीय रूप में समतल का समीकरण आ गया, नोट कर लो। तो हम आंसर शीट ऐसे छोड़ेंगे, किताब वाली आपको मैच करवा दी, लेकिन अब दूसरे वाले में नहीं मैच करवाएंगे। इसको हम रफ कर देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। बी वाला पार्ट देख लो, जैसे यहाँ पे ए पार्ट हुआ ना, ऐसे बी पार्ट आपको लगाना है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर बी पार्ट डाल देते हैं। क्या कहा है? लिख लो, दिया है वेक्टर ए बराबर कितना है? 146। सदिश लिख लो, सदिश हमने लिख लिया, ठीक है ना। अब वेक्टर एन का लिख लो सदिश, वेक्टर एन कितना है? 121 है ना, ठीक है। 121 से आपको सदिश लिख लेना है। अब हिंदी लिख लो, फार्मूले की जो हिंदी है, बिंदु वेक्टर ए से होकर जाने वाला समतल का सदिश रूप में समीकरण। ये फार्मूला आपको मिल जाएगा पिछली क्लास में, जब बेसिक कंप्लीट किया ना प्रश्नावली 11-3 का, तो वहां पे मिल जाएगा। इसका नाम है आर एन बराबर ए एन, ठीक है। रख लो वेक्टर आर एन सदिश 121 से आपको लिख लेना है। आगे बढ़ते हैं, वेक्टर ए देख लो 146 से लिखना है।
और यहाँ पर आपको अदिश गुणन करना है 121 के साथ, ठीक है। बराबर के मेरी तरफ आपको आइटेडेज रखना है, आई के माइनस का 2j कैप प्लस का k कैप, उस तरफ अदिश गुणन कर लो तो 1 मिलेगा, पहले वाले पद से प्लस माइनस माइनस 8 मिल जाएगा, प्लस 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 6 मिल जाएगा। तो वेक्टर r का अदिश गुणन 121 में कर लेना है, बराबर कितना मिलेगा बताओ, 6 और 1 7, 8 में 7 गया -1, ठीक है। -1 है, इसको इस तरफ ले आओ, प्लस होता तो छोड़ देते, माइनस है तो इसको इस तरफ ले आओ। ये आंसर शीट आ गई, किताब की नहीं आई है फिर भी पूरे ही नंबर मिलेंगे आपको। सदिश रूप में आंसर शीट आई है मेरे प्यारे बच्चों। किस रूप में आई है? सदिश रूप में आई है, कार्तीय रूप में निकालेंगे। तो वेक्टर आर का सदिश आपको पता है, रख लो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप, ठीक है। 121 लिख लो सदिश। अब बराबर में कितना है मेरे प्यारे बच्चों, देख लो, बराबर में है, नहीं बराबर में कहाँ है, बराबर के इस तरफ है +1 0, कर लो, x मिलेगा पहले वाले पद से प्लस माइनस माइनस। देखो ये अदिश गुणन आपने सीखा है पार्ट 10 में, तो इसीलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं। दूसरा पद माइनस का 2 तीसरा पद प्लस 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 जेड मिल जाएगा और +1 बराबर 0, ठीक है। तो लिख लो कार्तीय रूप, ये आंसर शीट आई कार्तीय रूप में। ये दोनों पार्ट हमने लगा लिए। अब प्रश्न नंबर 6 की बात करेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं, ऐसे ही आपको नोट करना है। रफ करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, कोई बात नहीं है। वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक, वीडियो को लाइक कर दें, सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दें। चलो 5 हो गया ना, 6 नंबर पे आ जाओ। 6 नंबर पे बोला गया उन समतलों का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित 3 बिंदुओं से होकर जाता है। तो मेरे भैया हमें समतल का समीकरण निकालना है, फार्मूला कौन सा लगेगा बताया, 3 बिंदुओं से होकर जाता है, 3 बिंदुओं से होकर जाता है। तो 3 बिंदुओं से जब होकर जाता है तो फार्मूला आपको याद है, वेक्टर आर फिर वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर में वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर सी। यही फार्मूला होता है जब 3 बिंदुओं से होकर जाता है। सदिश रूप में आपने याद किया था, और कार्तीय रूप वाला देख लो, कार्तीय रूप वाला देख लो, क्योंकि यहां पर बोला नहीं गया, केवल बोला है समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए, बोला नहीं गया। जब ना बोला जाए तो दोनों रूप में आपको निकालना है। तो फार्मूला देख लो, कार्तीय रूप वाला देख लो, याद ना हो याद कर लेना है। x2 माइनस x1, x3 माइनस का x1, y2 माइनस का y1, y3 माइनस का y1, z2 माइनस का z1, z3 माइनस का z1। ये कार्तीय रूप का है फार्मूला। देखो कम टाइम किस में लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, कम समय जिस फार्मूले में लगेगा उसी को हम लगाएंगे। कम समय लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, इस फार्मूले में कम समय लगेगा और इस फार्मूले में ज़्यादा समय लगेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला कौन सा लगाना है, ये वाला लगाना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कार्तीय रूप में आंसर शीट आ जाएगी तब हम सदिश रूप में चेंज कर लेंगे। जैसे अभी हमने आपको प्रश्न नंबर 5 में सदिश रूप से कार्तीय रूप में चेंज किया था, लेकिन यहाँ पर उल्टा आपको सीखना है, क्योंकि अगर ये लगाओगे फार्मूला तो इन 3 का मान निकालोगे, टेबल बनाओगे, कई बार 3 बार बनाओगे, ख़त्म हो जाओगे, मर जाओगे। तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा और इसमें कम लगेगा। तो इसको लगाओ, जब भी 3 बिंदुओं से अगर पूछा जाए समतल का समीकरण तो इस फार्मूले को लगाना है। इस फार्मूले में कम टाइम लगेगा, नंबर तो पूरे ही मिलेंगे।
तो ठीक है, समझा दिया है। अब आपको लिख लेना है यहाँ पे, इसको हम रफ कर देते हैं। यहाँ पर पार्ट कितने हैं, 2 हैं। ए पार्ट देख लो, यहाँ पे लिख लो बिंदुओं, फार्मूले की हिंदी लिख लो। पहला बिंदु देख लो, यहाँ पे पहला बिंदु 111, फिर दूसरा बिंदु देख लो 645, तीसरा बिंदु देख लो 111, 645, 423, तो तीसरा बिंदु यहाँ पे लिख लिया 423। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लो से होकर जाने वाला समतल का कार्तीय रूप में समीकरण। ठीक है, कार्तीय रूप में समीकरण, फार्मूला आपको दिख रहा है, लगा लो। x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, x3 माइनस x1, y2 माइनस y1, y3 माइनस y1, z2 माइनस z1, z3 माइनस z1 बराबर होता है 0। ठीक है, अब यहाँ पर आपको डाल लेना है जिसके मान की जरूरत है। पहला x1, y1 और z1, दूसरा x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा, z2 हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा वाला x3, y3 और z3 रख लो, मान रख लो। फिर उसके बाद साढ़े हल करना है, तो x माइनस x1 का मान 1 है, y माइनस y1, क्योंकि y1 का मान 1 है। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। z माइनस z1 का मान -1 है, तो यहाँ पे +1, तो बाद में -1 ऐसे करके रख लेना है, यहाँ पर भी रख लेना है, क्योंकि x1 x1 फिर y1 और यहाँ पे +1 आया, तो z1 z1 है ना, तो +1 +1। अब उसके आगे देख लो x2 x3, तो x2 और x3, x2 है 6, ठीक है, x3 का मान -4 है। फिर y2 y3 देख लो, y2 और y3, y2 है 4, यहाँ पे रखो, और y3 है -2, यहाँ पे रखो। ठीक है, अब उसके बाद z2 देख लो, -5 है, यहाँ पे रख लो। z3 देख लो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे रख लो। ठीक है, अब उस तरफ हम हल करेंगे। अब आपको जोड़ और घटा लेना है, उसके बाद प्रसार कर देना है। ठीक है, यहाँ पे देख लो x -1, y -1 और z +1, यहाँ पे कितना मिलेगा, 5 मिल जाएगा। यहाँ पे कितना मिलेगा, 3 मिल जाएगा। यहाँ पे -4 मिल जाएगा। ये वहाँ पे देखो -5 मिल जाएगा, यहाँ पे -3 मिल जाएगा, यहाँ पे 4 मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 534 आपको सेम टू सेम दिख रहे हैं, चिन्ह अपोजिट है, तो माइनस कॉमन ले लो, तीसरी पंक्ति से आगे लिख लो। तो x -5, y -5 और z +1 पहली पंक्ति लिख लो। फिर 5 3 -4, माइनस कॉमन ले लिया, प्लस का 5 हो गया, माइनस कॉमन ले लिया, प्लस का 3 हो गया, माइनस कॉमन ले लिया, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, बराबर 0। ठीक है, अब माइनस का क्या करेंगे, हम 0 को दे देंगे, तो इसको हम रफ कर देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इतना आपको नोट कर लेना है। देख लो, यहाँ पे देख लो, माइनस जब देंगे तो मेरे पास पहली पंक्ति में इतना मिलेगा 534 बराबर 0। मेरे भैया दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति सेम टू सेम दिख रही है, तो भैया मेरे पार्ट 4 आपने पढ़ा होगा 1.5, पार्ट 4 पढ़ा है 1.5। तो 1.5 में क्या होता है, गुणधर्म। तो बताओ गुणधर्म, दो पंक्ति अगर सेम है तो आंसर क्या आएगी, 0। तो भैया यहाँ पे समतल के समीकरण की संख्या दिख रही है, समतल का समीकरण दिख रहा है, जैसे ax प्लस का by प्लस का cz प्लस का d बराबर 0। बराबर तो 0 मिलेगा, बराबर के इस तरफ आपको क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है, तो समतल नहीं दिख रहा है। समीकरण दिख रहा है, जैसे ये 1 2 3 4 पद हैं,
4 में से चाहे 4 मिल जाते, पर चाहे 3 मिल जाते, 2 मिल जाता, 1 मिल जाता, मिल जाता, लेकिन नहीं मिला। जब नहीं मिला, आपको नहीं दिख रहा है समतल का समीकरण, तो समतल के समीकरण की संख्या क्या है? अनंत है, अनंत। जब दिख नहीं रहा है तो अनंत है। तो आपको लिख देना है अतः समतल के समीकरण की संख्या अनंत है, लिख दो। ठीक है, तो यहां पर 0 का बराबर 0 लिख दिया। ना ही सदिश रूप में आंसर शीट निकली है और ना ही कार्तीय रूप में। तो आपको लिख देना है, अगर इस प्रकार से आपको मिल जाता है बराबर के मेरी तरफ 0, तो आपको यही लिखना है समतल के समीकरण की संख्या अनंत है, अनंत। ठीक है, चलो भाई सेकंड इसका पार्ट देख लो, बी पार्ट, वहां से निकल आएगा। बी पार्ट आपको यहाँ पे डाल देना है। जो ए पार्ट में लिखा है वही लिख लो। तो यहाँ पे क्या लिखना है? बिंदुओं। तो पहला बिंदु, फिर दूसरा बिंदु, फिर तीसरा बिंदु। चलो मेरे प्यारे बच्चों देख लो, वहां पे पहला बिंदु 110 है, दूसरा बिंदु 121 है, तीसरा बिंदु 221 है, पहला और लास्ट वाला पद माइनस का है। ठीक है, बिंदुओं से होकर जाने वाला समतल का कार्तीय रूप में समीकरण। चलो लिख लो जल्दी, फार्मूला लिख लो। याद तो हो गया होगा, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 बराबर 0, x2 माइनस x1 x3 माइनस x1 y2 माइनस y1 y3 माइनस y1 z2 माइनस z1 z3 माइनस का z1। चलो भाई यहाँ पे हम दिखा देते हैं, x1 ये y1 ये z1 का मान, x2 का मान, y2 का मान और z2 का मान, x3 का मान, y3 का मान और z3 का मान दिख रहा होगा। ठीक है, चलो मान रख लो। यहाँ पे 110 है, चलो डाल दो 110, 0 लिख लो, 110 डाल दिया। अब यहाँ पे देखो x1 है तो -1 यहाँ पे -1 यहाँ पे 0 0। अब आगे वाला बाद में आपको लिख लेना है, x2 x3 और x3 का मान 1 है, x3 का मान -2 है। अब यहाँ पे देखो y2 का मान 2 है, y3 का मान 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो z2 z3 का मान रखना है, z2 का मान 1 है, z3 का मान -1 है। चलो यहाँ पे हल करवाते हैं, तो 110, ठीक है ऐसे करके लिख लो। यहाँ पे कितना मिलेगा? 0 मिलेगा, 1 वैसे बन जाएगा ना, ये देखो 1 -1 है और ये 2 -1 है, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 मिला, यहाँ पे 1 मिला, वहाँ पे माइनस का 3 मिला, यहाँ पे 1 मिला, यहाँ पे -1 मिला। अब प्रसार कर दो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है, इतना नोट कर लो, इसको हम रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या लिखना है इसके आगे? R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष ही प्रसार करना है, क्योंकि जब आपको पहली पंक्ति में आई कैप जे कैप के कैप मिलता था तो R1 के सापेक्ष प्रसार करते थे। अगर आपको पहली पंक्ति में x y z दिख जाते हैं वेक्टर में, तो उसी के सापेक्ष आपको प्रसार करना है, तो इसीलिए यहाँ पे R1 के सापेक्ष प्रसार किया है। ठीक है, तो x -1, अब ब्रैकेट में कैसे लिखना है? पहली पंक्ति पहला स्तंभ छुपाओ, इसका इसमें गुणा करेंगे -1 फिर -1 मिलेगा। अब दूसरा पद नेगेटिव का उठा लो, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छुपा लो, -1 का 0 में गुणा करेंगे 0 मिलेगा। ठीक है ना, -3 का 1 में गुणा करेंगे -3 मिलेगा, माइनस प्लस हो जाएगा। अब लास्ट वाला पद उठा लो। ठीक है, अब आपको लिख लेना है
ब्रैकेट में पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ चौवा, 1 का 0 में गुणा करेंगे 0 मिलेगा, -3 का 1 में गुणा करेंगे -3 मिलेगा, माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। चलो यहाँ पर नोट करो, इसको हम रफ कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बराबर 0 लिख लो। चलो हल करो, तो थोड़ा सा ब्रैकेट में देख लो, माइनस का 2 मिलेगा यहाँ पर, बाई माइनस का 1 3 मिलेगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा 3z मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, -2 का इंटू कर लो, माइनस का 2x प्लस का 2, 3 का गुणा करो, माइनस का 3y माइनस माइनस प्लस का 3 मिलेगा, प्लस का 3z बराबर 0। मार्कर चेंज करते रहते हैं। यहाँ पर मिला माइनस का 2x, यहाँ पे माइनस का 3y, यहाँ से 3z, यहाँ पे देखो 3 + 2 5 हो जाएगा बराबर 0। अब आपको क्या करना है, माइनस से गुणा कर देना, क्योंकि पहला पद आपको प्लस रखना है। मेरे प्यारे बच्चों, ax + by + cz + d बराबर 0, यही आपको याद है कार्तीय रूप में। तो पहला पद आपको प्लस ही रखना है, चाहे बाद वाला पद प्लस का हो चाहे माइनस का हो, उससे दिक्कत नहीं है। पहला पद प्लस का ही रखना है, माइनस से गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब 5 को उस तरफ लेके जाओ, क्योंकि नेगेटिव है तो इसको भी हम प्लस रखते हैं। शुरू वाला लास्ट वाला पद आपको प्लस रखना है, ठीक है। ये आ गया, क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसको कार्तीय रूप में निकल आया। ये समतल का समीकरण निकला है कार्तीय रूप में। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमसे क्या कहा गया, समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये नहीं बोला कि सदिश रूप में निकालना कि कार्तीय रूप में, तो कार्तीय रूप में निकाल लिया, आप सदिश रूप में इसको बना लो, दोनों रूप में निकालो। जब बताया ना जाए, चाहे प्रश्न हो चाहे उदाहरण हो, तब आपको दोनों रूप में निकालना है, ठीक है। तो कैसे, देखो यहाँ से एक्स वाई जेड अलग कर लो, तो एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप, इसे याद कर लो। ये 3 पद आपको प्लस के ही लिखना है, क्योंकि वेक्टर आर का सदिश होता है। अब यहाँ पे 2 3 -3 उठाना है, दिक् अनुपात उठाना है, इससे आपको सदिश बनाना है 233 से, और यहाँ पे अदिश गुणन करना है। मेरे प्यारे बच्चों, 233 से आपको सदिश बनाना है। तो पहला पद दूसरा पद प्लस का आएगा और तीसरा पद माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों क्या है, माइनस का 3 है। अब बराबर में कितना है, 5 है, 5, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर आर बोलेंगे। अब इसको ऐसे ही लिख लो, 233 बराबर में 5। देखो ये भी समतल का ही समीकरण है, लेकिन सदिश रूप में है। मेरे प्यारे बच्चों, आपने यहाँ पर क्या सीखा, प्रश्न 6 का बी पार्ट में क्या सीखा, कार्तीय रूप से सदिश रूप में सीखा। चेंज आपने क्या सीखा, कार्तीय रूप से सदिश रूप में, यही सीखने को रह गया था। वैसे तो सदिश रूप से कार्तीय रूप में आप सीख चुके थे, कार्तीय रूप से सदिश रूप में नहीं सीखा था, सिखा दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न लास्ट है, कौन सा है देख लो। उसमें अंताखंड पूछे गए हैं, ठीक है, सरल है, कठिन नहीं है। इसको हम रफ कर देते हैं, फिर बाद में आपको बताएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर, आपको यहाँ पे कौन सा डालना है, लास्ट बचा है 7 नंबर। चलो 7 नंबर की कहानी निपटाते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, समतल बताया गया है, द्वारा कटे गए अंताखंडों को ज्ञात कीजिए। तो भैया अंताखंड रूप में सरल नहीं, अंताखंड रूप में समतल का समीकरण यही होता है, x/a + y/b और प्लस z/c। मेरे प्यारे बच्चों, a का मान, b का मान और c का मान आपसे पूछा गया है, क्योंकि इसी को बोलते हैं अंताखंड। ये आपको दिख रहा है a, b और c, इन्हीं को बोलते हैं। चलो मान निकालते हैं। पहले आपको लिख लेना है समतल का कार्तीय रूप में समीकरण, कार्तीय रूप में दिया गया, कार्तीय रूप में समीकरण लिख लो। पहले दिक् अनुपात से आपको 3 पद लिख लेना है। 211, तो 211 बराबर कितना है, 5। 211 2x प्लस का y माइनस का z बराबर 5। अब आपको बराबर में क्या चाहिए, बन चाहिए, बन। तो यहाँ पे क्या है, 5। जो भी बराबर में मिल जाए बन को छोड़ के,
और आपको वन बनाना है तो उसी का भाग लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, प्रत्येक पद में 5 से भाग लगाने पर या फिर देने पर। लगा लो प्रत्येक पद में 2x के बट्टे 5, y के बट्टे 5 माइनस का z के बट्टे 5 बराबर 5 बट्टे 5 बराबर क्या चाहिए, 1 मिल गया। अब x अकेला चाहिए, x y z के गुणांक क्या चाहिए हमको, 1 1 चाहिए, गुणांक हमको 1 1 चाहिए हैं। तो देख लो 2 नीचे दे दो ना, x का गुणांक मिल जाएगा 1 यहाँ पे, तो ठीक है। यहाँ पर बीच में क्या है माइनस, और ये आपको बीच में प्लस ही चाहिए, तो प्लस बनाने के लिए इसको नीचे दे दो, जैसा आपको याद है वैसा ही बनाना है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे गुणांक तो 1 1 चाहिए, लेकिन और भी यहाँ पे सीख लो, ये प्लस, ठीक है, तो ये फिक्स है भाई, ध्यान रखना है x y z प्लस बीच में बराबर 1, ये आपको फिक्स रखना है। जब भी आपको चेंज करना पड़े, कार्तीय रूप का समीकरण मिल जाए और अंतःखंड रूप में बनाना हो, तो केवल और केवल ए बी सी चेंज हो सकते हैं। प्लस प्लस रहता है x y z, धनात्मक आपको रखना है, ठीक है, ऐसे करके। और बराबर हमें 1 भी चाहिए, तो यहाँ पर जो फिक्स है हमने आपको बता दिया, केवल ए बी सी ही चेंज हो सकता है। देखो यहाँ पे चेंज दिख रहा है और यही आपको निकालना है। देखो कैसे तुलना करेंगे, तुलना x अपान ए प्लस वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी बराबर 1 से करने पर, तो मेरे प्यारे बच्चों a का मान यहाँ से 5 बट्टे 2 मिलेगा और b का मान यहाँ से 5 मिलेगा और c का मान कितना मिलेगा, -5 मिलेगा। ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं कटे गए अंतःखंड। आप कहोगे ये दूरी है, जैसे इधर समझ लो, जैसे a बराबर आपने 5 बटे 2 लिखा और b बराबर कितना लिखा, 5 लिखा और c बराबर -5। आप कहोगे ये दूरी होती है, तो इकाई सर लिख सकते हैं। देखो अगर आपने इकाई मात्रक लिखा तो आपको आंसर शीट प्लस की ही रखना पड़ेगी, क्योंकि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। तो लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो -5 है, अगर आपने मात्रक लिखा तो ये प्लस करना पड़ेगा, तो इसीलिए मात्रक नहीं लिखा जाता। जब भी अंतःखंड निकालना हो मात्रक नहीं लिखा जाता है, क्योंकि अंतःखंड प्लस के भी होते हैं और माइनस के भी होते हैं, इसलिए हम इकाई नहीं लिखते हैं। वैसे हमने बेसिक में आपको बताया, देखो और सिखाते हैं। बेसिक में हमने आपको बताया, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं वाई अक्ष, इसको बोलते हैं जेड अक्ष। तो देख लो हमने यही सिखाया, एक्स अक्ष पे काटे गए अंतःखंड की लंबाई, ठीक है ना, ये आपको मूल बिंदु मिलेगा। तो काटे गए अंतःखंड की लंबाई तो है, लंबाई है तो आपको मात्रक लिखना पड़ेगा। मात्रक इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि अंतःखंड की आंसर शीट धनात्मक में भी आती है और ऋणात्मक में भी आती है। तो 2 आंसर शीट धनात्मक आए, 1 ऋणात्मक आए, इसीलिए हम नहीं लिखते हैं मात्रक। चलो इसको हम रफ कर देते हैं। ध्यान रखना है कि मात्रक क्यों नहीं लिखते, अगर कोई आपसे पूछ दे बता देना है कि अंतःखंड की आंसर शीट धनात्मक भी आती है और ऋणात्मक भी आती है, इसीलिए मात्रक नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर जितने प्रश्न लाए थे, कितने प्रश्न लाए थे देख लो, 7 तक लाए थे, उड़ गया गर्दा। प्रश्नावली 11.3 के जो बचे हुए प्रश्न हैं अगली क्लास में लाएंगे। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।